अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप? लास्ट वीक में हमने जॉब बैच प्रोसेस कॉस्टिंग को कंप्लीट किया और एक बड़ा आसान सा टॉपिक सर्विस कॉस्टिंग भी हमने कर लिया था। टेस्ट आपसे लिया था इस वीकेंड पे, तो सबसे पहले टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि जो टेस्ट था उसमें आप लोगों की कैसी परफॉर्मेंस रही। टेस्ट डिस्कस करते हैं, टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसर लूँगा और क्वेश्चन आंसर अगर कोई ना हुए या आफ्टर क्वेश्चन आंसर हम फिर नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ टेस्ट शेयर करता हूँ। थर्टी 39 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया था। ये आपको सबके स्कोर भी नजर आ रहे हैं। नाइनटीन आउट ऑफ 19, 16 भी हैं, 14 भी हैं, अगेन 16, 14, 13, 16, 14, 16, 19, अगेन 19, 16, 19, 17 भी है, 13, 15, 13। तो ये आपने देखा कि ऑलमोस्ट 4 से 5 बच्चों के 19 आउट ऑफ 19 मार्क्स आए हैं। बाकी जिनके 16, 17 है या इवन 15 है तो वो भी मोस्टली करीब करीब ही हैं। तो टेस्ट का मकसद जो है वो अपने आप को बेहतर करना होता है। अच्छा, ये जो ऑनलाइन टेस्ट है इसमें आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है टेस्ट करने के लिए। आप एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, फिर तैयारी कर लेते हैं, फिर तैयारी करके आंसर लगाते हैं या नेट से सर्च करके आंसर चेक करते हैं। आइंदा से मैं जो टेस्ट लूँगा ना, वो टेस्ट मैं आपका क्लास के दौरान लूँगा। क्लास के दौरान मैं लिंक शेयर करूँगा और मैं आपको उसका टाइम भी उतना ही दूंगा जितना पेपर में होता है। मसलन पेपर आपका 2.5 घंटे का है, 2.5 घंटे का मतलब है कि 150 मिनट्स है आपके पास, 150 मिनट्स है। 150 मिनट्स में आपने 100 मार्क्स का पेपर करना है, तो आपको एक नंबर के बदले में कितने कितने मिनट्स दिए जाते हैं? दैट इज 1.5 मिनट। तो अगर मैंने आपसे 19 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, 19 मार्क्स का पेपर दिया है, तो 19 के लिए जो टाइम है वो 28.5 मिनट्स होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है? तो आइंदा से मैं जब टेस्ट लूंगा, मैं ड्यूरिंग क्लास आपसे लिंक शेयर करूंगा और आपने उसी वक्त उसको करना है, क्योंकि जब मैं आपसे लिंक शेयर 24 घंटे के लिए कर देता हूं तो फिर उसमें होता ये है कि आप लोग उसको सर्च करते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जाके टिक करते हैं। तो अगर 19 आउट ऑफ 19 आपके आ भी गए हैं तो वो मुझे उसमें ये है कि आपने उसको पता नहीं कितने टाइम में किया है। कल एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, कहता सर मैंने ना आधे घंटे में जल्दी जल्दी किया है। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि हर बच्चा इसको आधा घंटा घंटा, मेरी तरफ से हो सकता है वो 24 घंटे इसको सर्च करता रहता हो। तो ये एक अच्छा वे नहीं है। मैं आइंदा से आपसे टेस्ट क्लास के दौरान शेयर करूंगा लिंक, और सिर्फ डेडिकेटेड टाइम होगा, 10 मिनट 15 मिनट, जितने मार्क्स होंगे उस हिसाब से एज पर स्टैंडर्ड में आपको टाइम अलाउ करूंगा और उस टाइम के दौरान ही आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और फिर क्लास में ही मैं आपको उसका रिजल्ट दे दिया करूंगा। तो आइंदा से हम टेस्ट इस तरीके से लेंगे। ठीक है जी। लेकिन अब इस फ्लेक्सिबिलिटी के बावजूद जिन बच्चों के नंबर लेस देन 50% हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो पढ़ना शुरू कर दें। अगर उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ना स्टार्ट किया तो उनको कोई पास नहीं करा सकता सवाए उनके अपने आप के। यानी अगर वो अब से भी पढ़ना शुरू कर देना तो 50% नंबर लेके आप पास हो जाएंगे।
और जो अच्छा पढ़ रहे हैं वो इसको कंटिन्यू रखें, तो इंशाल्लाह अच्छा स्कोर भी उनका आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ कि सवाल क्या थे, फिर आप अपनी गलतियां देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन था, द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट शुड बी एलोकेटेड। किस बेस पे जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट किया जाता था? ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस, टू बाय प्रोडक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, on an authoritatively selected and consistently applied basis। तो पहले का आंसर डी है। ये मैंने राइट आंसर, ये आंसर की आपके साथ शेयर की है, तो ये पहले का आंसर डी है। कहना क्या चाहता है कि जॉइंट कॉस्ट जो है वो एलोकेट होती है उस बेसिस पे कि जो एक दफा हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर कंसिस्टेंटली हमने उसको फॉलो किया। जी, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको कि जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है किसी एक मेथड पे और फिर उसी को कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन इज जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग मेथड दैट प्रोड्यूसेस द सेम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑल फॉर ऑल प्रोडक्ट इज नोन एज। तो वो मार्केट वैल्यू मेथड है। मार्केट वैल्यू किसको कहते हैं? सेल्स वैल्यू को। सेल्स वैल्यू लिखा हो या मार्केट वैल्यू लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है जी। तो ये जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग में कौन सा मेथड ऐसा है कि जिसमें जीपी परसेंटेज सेम आती है? जीपी होता है ना ग्रॉस प्रॉफिट, यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल करके जो आंसर आएगा वो जीपी कहलाता है। तो जीपी जो है वो सेम होता है मार्केट वैल्यू मेथड के तहत। When a company produces two different products through a common production process, the factor that determines whether the two products are joint products or one main product and one byproduct is। तो ये बाय प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का की बेस हमने ढूंढनी थी कि किस बेस पे हम बाय प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका आंसर वही है कि सेल्स वैल्यू की बेस पे, यानी हम हर प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू देखते हैं, जिसकी सेल्स वैल्यू इनसिग्निफिकेंट होती है वो बाय प्रोडक्ट कहलाती है। तो इसका आंसर बी बनेगा। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग of allocating the joint cost of a processing center to the various products is to। कहता है हम जो जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें किसी भी चीज की जो कॉस्ट चाहिए होती है वो इसलिए चाहिए होती है कि हमें पता चले कि ये फलां चीज कितने की तैयार हुई है और वो चीज हम फ्यूचर में बेचते हैं या हमारे पास पड़ी रहती है। तो अब इन चारों में से हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है। तो हम कॉस्ट इसलिए फाइंड करते हैं कि हम इन्वेंट्री की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकें। तो
इन्वेंट्री वाली ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है। शायद कोई क्वेश्चन आया है, मुझे देख लेने दे। फर्स्ट एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट बता दें, मैं कॉन्सेप्ट ही तो बता के आया हूं फर्स्ट एमसीक्यू का। जी, जॉइंट कॉस्ट कहता है एलोकेट की जाती है किस तरीके से। वैसे तो तरीके हमने पढ़े हुए हैं, सेल प्राइस बेसिस पे करते हैं हम उसको यूनिट्स की बेस पे करते हैं, एनआरवी की बेस पे करते हैं। तो हमने किस बेस पे करना है, तो कहते हैं ऑन अथॉरिटेटिवली सिलेक्टेड, यानी तीनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो मेथड आप चूज करें और फिर उसको कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करें। अच्छा जी, पांचवा सवाल बहुत आसान था, लेकिन इसमें ना कुछ लोगों ने काफी गलती की है। पांचवा सवाल था अ बाय प्रोडक्ट, ये बेसिकली बाय प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। अब हमने उस दिन पढ़ा था कि बाय प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट विच हैज इनसिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू। इनसिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू का मतलब है कि जिसकी सेल्स वैल्यू थोड़ी हो या जिसे इग्नोर किया जा सके। तो अब हम इसमें से देखते हैं, पहला ऑप्शन कहता था हैज अ लोअर मार्केट वैल्यू देन द मेन प्रोडक्ट। बी ऑप्शन कहता है इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्ट। नहीं, वेस्ट से नहीं बनती, ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट ऑप्शन है। नॉर्मली जनरेट्स अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू देन द मेन प्रोडक्ट्स। और डी ऑप्शन है इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट बट इट्स सेल्स वैल्यू डज नॉट कवर इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर तो ये बट से पहले पहले होता ना तो ये फिक्रा ठीक था कि इसकी सेल्स वैल्यू लो होती है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कवर नहीं होगी। हो सकता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कवर कर रहा हो। तो हमने उस दिन ये डिसाइड किया था कि हम हर सिचुएशन में ये देखेंगे कि इस सिचुएशन में इनसिग्निफिकेंट वैल्यू कौन सी बनती है। So the most appropriate answer is C. Normally generates a smaller amount of revenue than the main products. यानी जो आपकी main products हैं उनसे normally थोड़ा revenue ये generate करेगा। Hypothetical market value और NRV is equal to, ये तो फॉर्मूला ही है, ये हमने उस दिन पढ़ा था, सेल प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे मैंने वर्ड ये नहीं यूज किया, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया अल्टीमेट मार्केट वैल्यू। तो अल्टीमेट मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि जब ये कंप्लीट होगी तो कंप्लीट होने के बाद ये कितने का सेल होगी और उसमें से लेस कर दें स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद की कॉस्ट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद की कॉस्ट को क्या कहते हैं? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। सो द राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। ये मोस्टली लोगों का ठीक ही था। हाँ, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट हो सकता था कि अगर मैं हाइपोथेटिकल लिख देता, एनआरवी ना लिखता, तो फिर आपको मसला होना था। तो आपने यहाँ से ये बेसिकली क्वेश्चन देने का मकसद ये था कि आपको ये भी पता हो कि एनआरवी का दूसरा नाम हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू होता है। तो ये याद रखना है आपने। पेपर में जब वो सवाल देगा तो वो एनआरवी साथ नहीं लिखेगा, वो सिर्फ लिखेगा हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू। ये वाली फाइल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी हुई है अलोंग विद आंसर। यही सेम फाइल जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये मैंने शेयर कर दी हुई है, ये आप अपने पास संभाल लीजिएगा। द अल्टीमेट मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स इज 20 पर यूनिट। द प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज 5 पर यूनिट and marketing and admin expenses are 1 per unit. If 10,000 units are produced in a period, the hypothetical market value, अब देखें hypothetical market value का फार्मूला था ultimate market value माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो 20 माइनस 5 करेंगे तो 15 आएगा पर यूनिट, और आपके 10,000 यूनिट हैं तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 150,000 होगा। तो hypothetical market value is 150,000. So the right answer is A. अब कुछ लोगों ने सेलिंग एडमिन को भी लेस किया तो उनकी बन गई मार्केट वैल्यू 14 को 10,000 से ज़रब दी तो वो बना 1,40,000। तो याद रखिएगा एनआरवी में सिर्फ दो चीजें लेनी होती हैं, एक सेल प्राइस और एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। उसके अलावा उसने एडमिन, सेलिंग, मार्केटिंग जो भी खर्चे बताए हैं वो नहीं लेने एनआरवी की कैलकुलेशन में।
अ सेपरेबल कॉस्ट इज, सेपरेबल कॉस्ट जो है वो उस कॉस्ट को कहते हैं जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद इंकर हो, क्योंकि जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले कॉस्ट इंकर होती है ना वो जॉइंट कॉस्ट कहलाती है, और जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद इंकर होती है उसे सेपरेबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, a cost incurred to produce 2 or more product is in a common production process is termed as। तो ये तो बहुत आसान सवाल था, ये मोस्टली लोगों का सही हुआ होगा कि कॉमन प्रोसेस पे जो कॉस्ट लगती है उसे जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। The Marhaba company produces 5,000 units of X and 4,000 units of Y in a joint production process. If the weight factor of 2 is assigned to each unit of product X and weight factor 4 is assigned to each unit of Y, the weighted number of units। अब देखें वेट फैक्टर, वेट फैक्टर क्या चीज है? उसने कहा कि x के एक यूनिट को मैं 2 के बराबर रखूं, यानी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। अब x के कितने यूनिट बनाए हैं? 5,000, तो इसका मतलब है x के 10,000 हो जाएंगे अगर वेट डबल हो। वेटेज मीन किसके बराबर रख रहा है, तो कहता है अगर x का वेट 2 हो तो ये 10,000 हो जाएंगे, और y का वेट जो है वो 4 हो तो y के यूनिट्स आपने बनाए थे 4,000, तो इसका आंसर 16,000 हो जाए। तो ये जी x 10,000 y 16,000, ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा। अंडर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट एलोकेशन मेथड इज नॉट एक्सेप्टेबल। कहता है कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है। क्वांटिटेटिव और फिजिकल यूनिट ये होता है, ये एक्सेप्टेबल है। एनआरवी होता है, कांस्टेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी होता है, तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव मेथड्स आर एक्सेप्टेबल अंडर गैप। ठीक है, अगर हम ऊपर में से तीनों को में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तो वो गलत हो जाना था, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि यहाँ पे डी ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि तीनों मेथड यूज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुई होगी कि ये जो कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन है ये उसी का दूसरा नाम है सेल्स वैल्यू मेथड का। कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन मेथड कौन सा होता है? ये सेल्स वैल्यू मेथड का ही दूसरा नाम है। तो हो सकता है किसी ने ये नया नाम समझ के इसको टिक कर लिया हो। M company produces 2 products A and B in a joint manufacturing process. Product A is sold for 10 and product B is sold for 5. In January, 10,000 units of A, 15,000 units of B were manufactured. The joint cost in January was $75,000. Additional processing cost after split of point is 15 for product A, $10,000 for product B. Based on the above data, the joint allocation to the product A and product B under NRV method would be। अब NRV method के तहत हमने ये काम करना है, तो अब हमें सबसे पहले NRV बनानी पड़ेगी। हमने NRV कैलकुलेट करनी है प्रोडक्ट A की भी और B की भी। प्रोडक्ट A जो है वो 10 का 1 यूनिट सेल होगा, और प्रोडक्ट A के कितने यूनिट्स हैं? 10,000। ये रेवेन्यू आ गया, इसमें से आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद की कॉस्ट माइनस कर दें, तो ये NRV निकल आएगी, 85,000 हो जाएगी। इसी तरह प्रोडक्ट B जो है वो सेल होगी आपकी 5 की, और प्रोडक्ट B के यूनिट्स हैं 15,000। 5 into 15,000,
तो ये रेवेन्यू आ गया माइनस इस पे स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद कितनी कॉस्ट इंकर हो रही है 10,000। तो ये कितना बन गया जी 65,000। तो हमारी टोटल एनआरवी जो है वो कितनी हो जाएगी 85 प्लस 65 150। अब हमने जॉइंट कॉस्ट जो है 75,000 की जॉइंट कॉस्ट थी वो हमने ए और बी में एलोकेट करनी है। तो 75,000 टोटल कॉस्ट है, इसको टोटल एनआरवी से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें ए की एनआरवी से, तो ये ए का आंसर आ जाएगा। $42,500। इसी तरह बी को जब करेंगे तो जॉइंट कॉस्ट 75,000 है डिवाइडेड बाय टोटल एनआरवी मल्टीप्लाइड बाय एनआरवी ऑफ बी, तो ये बन जाएगा जी 32,500। तो ये कॉस्ट हमने एनआरवी की बेस पे एलोकेट कर दी और इसका टोटल 75,000 ही होगा। तो यहां से राइट आंसर जो है वो हमारा सी ऑप्शन बन जाएगा। तो ये हमने जी एनआरवी की बेसिस पे कॉस्ट को एलोकेट किया। पहले हमने एनआरवी बनाई प्रोडक्ट ए की भी बी की भी, और उसके बाद हमने कॉस्ट को एलोकेट कर दिया। अगला क्वेश्चन अगेन यही है, लेकिन कहता है यूनिट्स की बेस पे अगर एलोकेशन हो। यही सवाल है 13 में, सेम डाटा है, लेकिन अब यूनिट्स की बेस पे हमने एलोकेशन करनी है। तो ए 75,000, अब हमने ना यूनिट्स लेने हैं। अब ए और बी के यूनिट्स बनेंगे 10,000 और 15,000, 25,000। तो 25,000 से डिवाइड किया और ए के यूनिट 10,000 थे तो 10,000 से ज़रब दे दी, तो ये 30,000 बनेगा। और जो बी है, बी के लिए भी अगेन वही प्रोसेस, लेकिन अब यूनिट्स किसके लेने हैं बी के, तो ये 45,000 हो जाएगा और इन दोनों का सम 75 होगा। अब इस हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेनी है, ए 30,000 बी 45,000। ये जो कैलकुलेशन वाले सवाल थे इनके मैंने दो नंबर एलोकेट किए थे, जो थ्योरेटिकल थे उनका 1-1 है, इसीलिए टोटल 19 बना था जी। ये 12 और 13 के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में तो वो आप पूछ लें। जी 12-13 क्लियर है। ओके 14, the selling price of a joint product is 12,000, total selling price of all joint products is 60,000, total cost for all joint product is 36,000, the gross profit margin rate on the joint product based on the allocation of joint cost value is। अब देखें ये इसने ना जीपी मार्जिन पूछा है। अब जीपी मार्जिन तो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होता है कि जीपी परसेंटेज किसके बराबर होती है, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स। अब हमें सबसे पहले इसका जीपी चाहिए, और जो जीपी होता है वो होता है सेल्स माइनस कॉस्ट। तो हमें इस प्रोडक्ट की सेल्स तो पता है 12,000, हमें इसकी कॉस्ट नहीं पता। उसने हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है, कहता है कि 36,000 टोटल कॉस्ट है और उसको हमने सेल्स वैल्यू की बेस पे एलोकेट करना है। तो सेल्स वैल्यू टोटल कितनी है 60,000, और ज़रब देंगे जिसकी कॉस्ट फाइंड करनी है उसकी सेल्स वैल्यू से। अगर हम इसको सॉल्व करें
तो ये बनेगा जी 7200, 7200। तो यहां पे 7200 लिखेंगे, तो 12,000 में से माइनस कर दें तो ये जीपी आ जाएगा 4800। तो यहां पे अब वैल्यूज लिखते हैं 4800 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 100। तो ये 40% होना चाहिए, देख लें जी 40% ही है। तो ये था जी, यहाँ पे जीपी परसेंटेज निकालनी थी। तो जीपी परसेंटेज कैसे निकलेगी? सबसे पहले जीपी पता होना चाहिए, और जीपी होता है सेल्स माइनस कॉस्ट। तो कॉस्ट किस बेसिस पे एलोकेट करनी है? रेवेन्यू की बेस पे। तो रेवेन्यू उसने टोटल भी दिया हुआ था और इस एक प्रोडक्ट का टोटल भी दिया हुआ था। तो हमने टोटल कॉस्ट को टोटल रेवेन्यू से डिवाइड किया और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करनी है उस प्रोडक्ट के रेवेन्यू से, जैसे हम अभी ऊपर वाले स्टेप में करके आए हैं, सेम वही है जी। 15, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था। द पीडी कंपनी प्रोड्यूसेस 4 ग्रेड्स ऑफ जी, डेकोरेटिव, बेसिक, फाउंडेशन एंड पी। ये समझ लें कि 4 तरह की प्रोडक्ट्स हैं इसकी। From 10 tons of raw material, the company produces 5 tons of D, 3 tons of B, 1 ton of foundation and 1 ton of P. The cost of the raw material is 12 per ton. On the physical basis, how much of the cost of 90 tons of the raw material should be allocated to P? अब देखें, इसकी 4 प्रोडक्ट्स हैं, डेकोरेटिव, डी, बी, एफ एंड पी। ये मैंने उनके नामों के शॉर्ट फॉर्म ले लिए। तो कहता है 5 टन्स डी है, 3 टन्स ऑफ बेसिक है, 1 टन ऑफ फाउंडेशन है और 1 टन ऑफ पी है। इसका मतलब है 5 और 3 8 9 10, टोटल 10 टन है। तो यहां से हमें रेशो पता चल गई। आगे क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज 12 पर टन, यानी 1 टन की कॉस्ट 12 है। ऑन अ फिजिकल बेसिस, हाउ मच ऑफ द कॉस्ट ऑफ 90 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी एलोकेटेड टू पी ग्रेड? तो इसका मतलब यह हुआ कि 90 टन्स, 90 टोटल क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय 10 इंटू पी। तो पी कितना है? 1 है, क्योंकि पी की रेशो क्या बनेगी? 1/10। तो ये इसको सॉल्व कर लें तो ये बना 9 टन्स, और 1 टन का रेट $12। तो इसका मतलब है पी की कितनी कॉस्ट बनेगी? 12 को 9 से जरब दे दें, 108। सो दिस इज द राइट आंसर। और अगर मैं कहता कि डी की कितनी कॉस्ट बनेगी, 90 टन में से डी की कितनी कॉस्ट बनेगी, तो फिर हम डी की रेशो लेते, 90 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो फिर 540 आंसर होना था। ठीक है, तो जिस प्रोडक्ट का उसने कहा है, हमने उस प्रोडक्ट की कॉस्ट देखी है, तो उसने पी की कहा था, तो ये मैंने पी की कॉस्ट फाइंड की। जी, इस 15 क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी को कोई इशू है तो वो सवाल पूछ ले। अच्छा, एक स्टूडेंट ने 5वें सवाल के बारे में कुछ पूछा है। 5वें सवाल को पहले सामने करता हूं आपके, फिर आपका सवाल पढ़ता हूं।
जी, ये पांचवा सवाल नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट का सवाल सुनिएगा। स्टूडेंट ने कहा है कि सर पांचवें क्वेश्चन में पहली ऑप्शन गलत कैसे है। पहली ऑप्शन गलत कैसे है, यानी उस स्टूडेंट को लगता है कि पहली ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, आप में से कोई बताना चाहेगा कि पहली ऑप्शन गलत क्यों है? जी सही है, आप लोग मुझे बता रहे हैं इसकी रीजन। मैं आपको इसकी सबसे एक सिंपल सी रीजन बता देता हूं। अगर हम ए को सिलेक्ट करते तो इसका मतलब था हम कह रहे हैं कि बाय प्रोडक्ट वो होगी जिसकी मार्केट वैल्यू लो होगी। किससे? बाकियों से। इसका मतलब है अगर चार प्रोडक्ट्स हैं, एक का रेट 10 है, एक का 8 है, एक का 9 है, एक का 6 है, तो हम 6 वाली को लाजमी बाय प्रोडक्ट कहेंगे, जबकि हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं था। हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि बाय प्रोडक्ट इनसिग्निफिकेंट वैल्यू रखती होगी। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है विच कैन बी इग्नोर्ड। अगर ए को सेलेक्ट करें तो इसका मतलब बनता है कि चारों में से जो भी सबसे कम रखेगी, बेशक $1 का फर्क हो, उसे हम हमेशा बाय कहेंगे, जबकि हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है। तो ए ऑप्शन ये कहती है कि जो भी सबसे कम वैल्यू रखेगी हर सवाल में उसे बाय प्रोडक्ट कहेंगे, जबकि हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि जो भी सबसे कम वैल्यू रखेगी। नहीं, हमने एक सवाल किया था, उसमें तीनों जॉइंट प्रोडक्ट्स थी, उसमें बाय थी कोई नहीं। तो इसका मतलब है कि फिर ए ऑप्शन नहीं बनती, क्योंकि ए ऑप्शन ये कहती है कि हर सवाल में जो सबसे थोड़ी वैल्यू रखेगा वो बाय प्रोडक्ट होगा। जो बी ऑप्शन है ये सही नहीं है। एक बच्चे ने लिखा है ये सारी ऑप्शन ही ठीक है, ये सारी ठीक नहीं है, पहली गलत हो गई। दूसरी, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्ट, क्या ये जायाशुदा चीजों में से बनती है? नो, ये जायाशुदा चीजों में से नहीं बनती। ये अच्छी क्वालिटी की चीज होती है, उसको जब प्रोसेस करते हैं उनमें से एक चीज बाय प्रोडक्ट बन जाती है। जैसे क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में से एक चीज टार जो है, लुक जिसको कहते हैं, वो बाय प्रोडक्ट है, बाकी सारी चीजें जॉइंट प्रोडक्ट है। अब क्रूड ऑयल कोई वेस्ट नहीं था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत होगी कि इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्ट, ये गलत है। डी ऑप्शन, is produced along with the main product but its sales value does not cover its production cost। अगेन शर्त लग रही है, कहता है कि डी ऑप्शन में कहता है बाय प्रोडक्ट वो होगी जो कभी अपनी कॉस्ट को कवर नहीं करेगी। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि कॉस्ट को कवर करे या ना करे, हमने सिर्फ उसकी सेल्स वैल्यू को देखना है कि क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज नॉर्मली generates a smaller amount of revenue, थोड़ा, than the main product, कि जो आपकी मेन प्रोडक्ट है उनसे थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। जी, और किसी सवाल से रिलेटेड कोई डिस्कस करना हो? अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर सारे सवाल जॉइंट प्रोडक्ट से रिलेटेड थे, तो कोई मसला नहीं है, जो सिलेबस दिया था टेस्ट का उसमें से एक है ना, तो मैंने एक ही टॉपिक से रिलेटेड आपसे सवाल पूछ लिए, तो ये कोई मसला नहीं है। एग्जामिनर चाहे तो एक ही टॉपिक से पूरा पेपर पूछ ले, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। इसीलिए हम कहते हैं ना कि प्रोफेशनल स्टडीज में कोई एक टॉपिक भी आपने मिस नहीं करना। ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है कि मैंने एक से ही पूछ लिया है। जी बिल्कुल सही है, बाय प्रोडक्ट हमेशा स्मॉल
अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट करेगी, वेरी स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट। मैंने स्मॉल ग्रेटर का वर्ड डेफिनेशन में यूज नहीं किया था, मैंने सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट का वर्ड यूज किया था। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि जो उस सिनेरियो में इग्नोरेबल है। जैसे मैंने एक सवाल कराया तो बाकियों की वैल्यू मिलियंस में थी और 1000 में आ गई, तो मिलियन वाले बिजनेस में 1000 कुछ नहीं होता, तो वो इग्नोर हो सकता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट का कोई फिक्स लेवल नहीं होता कि कितना छोटा होगा तो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, वो हमने उस सिचुएशन में सोचना है। आपके लेवल पे नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर ना बाय प्रोडक्ट का वो खुद ही बता देता है, वो बच्चे को इतना कंफ्यूज नहीं करता, वो कहता है ये वाली चीज बाय प्रोडक्ट है। जैसे आपने क्वेश्चन भी किए थे तो उसमें वो लिख देता था कि प्रोडक्ट 4 इज बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 3 इज बाय प्रोडक्ट, तो आपसे डिसीजन करवाता ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको इस काबिल बनाया है कि आप खुद से भी डिसीजन ले सकें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाय प्रोडक्ट। जी, और कोई क्वेश्चन आपका यहाँ तक? अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने कहा है कि बीपीपी की टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल्स हैं वो समझा दें जॉइंट और बाय प्रोडक्ट की। चलें ठीक है, मैं करवा देता हूँ बीपीपी की टेक्स्ट बुक की एग्जांपल्स। मैं अभी आपके सामने खोलता हूँ किताब, तो फिर आप बताइएगा कि कौन सी करनी है। पेपर की डेट आपसे शेयर हो जाएगी, वो अभी उसकी कोई डेट डिसाइडेड नहीं है, बता देंगे आपको। जी, जिस स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि एग्जाम्पल करा दें, वो मुझे बताएं कौन सी एग्जाम्पल करानी है मैंने। यहाँ से शुरू हो रहा है जॉइंट और बाय प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट।
कौन सी है ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाली, कौन सी है बता दो। फोर पॉइंट टू, ओके। ये वाली है जी 4.2। कंफर्म कर दे मोहसिन। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे 4.2 नजर आ रही है जी, ठीक हो गया। चलें जी इसको देखते हैं। व्हाट इज दिस? ड्यूरिंग नवंबर 20x3 स्प्लैटर कंपनी रिकॉर्डेड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ओपनिंग इन्वेंट्री मेन प्रोडक्ट पी नील है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 120,000, बाय प्रोडक्ट जी नील है, यानी इन्वेंट्री 0 है, पी की भी और जी की भी। Sale of the main product amounted to 90% of the output during the period। कहता है इस पीरियड में जितनी भी टोटल आउटपुट थी उसका 90% मेन प्रोडक्ट से रिलेट करता है। एंड 10% ऑफ द प्रोडक्शन वाज हेल्ड एज क्लोजिंग इन्वेंट्री एट 30th नवंबर। 10% हमने क्लोजिंग में रख लिया। Sales revenue from the main product during November 20x2 was 150,000। जो रेवेन्यू हमें आया वो 150,000 आया, और वो जाहिर है 90% होगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि हमने बेचा 90% है, 10% हमने क्लोजिंग में रख लिया। तो ये जो फिगर है 150,000 की, ये 90% यूनिट्स की रेवेन्यू है। A byproduct Z is produced and output has a net sales value। net sales value से मुराद है कि after cost of this output $700 was sold during the month and 300 was still in inventory। यानी जो प्रोडक्ट Z है उसकी जो टोटल सेल्स वैल्यू है वो 1000 है, $700 बेच दिया और $300 हमारे पास इन्वेंट्री में है। Calculate the profit for November using 4 methods of accounting for byproduct। अच्छा, बाय प्रोडक्ट से आने वाले जो पैसे होते हैं ना उसको 4 तरह से ट्रीट किया जाता है। बाय प्रोडक्ट से जो पैसे आते हैं उसको 4 तरीकों से ट्रीट किया जा सकता है। अब पहला तरीका जो है वो कौन सा वो यूज करने लगा है, इनकम फ्रॉम बाय प्रोडक्ट एडेड टू सेल्स, यानी उसे हमने सेल्स में ऐड किया। तो इसका मतलब है 1.5 लाख सेल्स हमारी पहले थी, 700 हमने ये भी ऐड किया, तो ये हमारा रेवेन्यू बना। ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट 0 थी, हमारी कॉमन कॉस्ट उसने सवाल में हमें 1,20,000 बताई हुई थी, वो हमने लिखी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000। अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000 कैसे बनी, क्वेश्चन में देखिएगा, कहता है 90% बेच दिया, 10% क्लोजिंग है, तो 1,20,000 का 10% कितना बनेगा, 12,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल आपकी बन गई 1,08,000। तो प्रॉफिट कितना बना, माइनस कर दें। तो ये देखें जी पहला तरीका क्या है कि जो बाय प्रोडक्ट से रेवेन्यू आया उसे हमने सेल्स में लिखा, तो हमने उसे रेवेन्यू बनाया, रेवेन्यू में ऐड किया, कॉस्ट हमने लिखी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट माइनस की। ठीक, तो ये प्रॉफिट आ गया। पहले तरीके के हवाले से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें।
चले, कोई सवाल नहीं है तो मैं आगे चलता हूं। सेकंड क्या है? बाय प्रोडक्ट इनकम ट्रीटेड एज सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम, यानी अब हमने उसे रेवेन्यू में नहीं लिखना, हमने उसे सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम लिखना है। तो रेवेन्यू फिर हमारा बनेगा 1.5 लाख का, क्योंकि हमने 700 इधर नहीं लिखना। ओपनिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट, क्लोजिंग उसी तरह ये आ गया, ये 42,000 बना। अब अदर इनकम, आपने एफएफए में पढ़ा था कि अदर इनकम जो है वो बिल्कुल आखिर पे आती है इनकम के फाइनल होने के बाद। तो अदर इनकम आई तो कितना बन गया? 42,700। तो बताएं दूसरे में कोई मसला है? पहले में क्या किया था? रेवेन्यू के अंदर ऐड किया बाय प्रोडक्ट को। दूसरे तरीके में हमने उसे सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम बनाया। तो सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम को अदर इनकम कहते हैं, उसको बिल्कुल आखिर पे लिखना होता है, तो आखिर पे 700 लिख लिया। जी, कोई इशू तो नहीं है? काशिफ, आपने कहा है कि बीपीमी में ये सवाल तो नहीं है। बेटा, आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि एक चीज टेक्स्ट बुक होती है, एक चीज किट होती है। आप जो करते हैं वो किट है। इस बच्चे ने मुझे टेक्स्ट का कहा था कि बीपीपी की टेक्स्ट बुक में ये वाली इलस्ट्रेशन है, जिस तरह कैप्लान की टेक्स्ट बुक है जिससे हम पढ़ते हैं, बीपीपी की भी टेक्स्ट बुक है। तो सारे बच्चे, ये जिस मोहसिन ने मेरा ख्याल बताया था, तो वेल्डन, आप अगर बीपीपी को भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, बाकी लोग भी देख लिया करें, ठीक है? तो ये बीपीपी की टेक्स्ट बुक है। जो काशिफ आप समझ रहे हो वो बीपीपी की किट है। किट में सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं, उसमें ये टेक्स्ट नहीं होता। अच्छा जी, तीसरा तरीका देखते हैं। कहता है सेल्स इनकम ऑफ द बाय प्रोडक्ट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट। तीसरे मेथड में कहता है कॉस्ट में से कम कर दो, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, कि हम क्या करें कि उसको कॉस्ट में से कम कर दो। तो देखो रेवेन्यू उतना ही लिखा, 700 रुपया माइनस कर दो कॉस्ट में से। अब इन्वेंट्री भी 10% 11,930 बनेगी, क्योंकि 1,19,300 का 10% लेंगे तो 11,930 बनेगी। अब आपका प्रॉफिट ये आ गया। तो जब उसने बाय प्रोडक्ट से आने वाले रेवेन्यू को कॉस्ट में से डिडक्ट कराना है, तो आपने उसको कॉस्ट में से कम करके कॉस्ट उतनी कम ले लेनी है, जो हमने भी पढ़ा हुआ था कि जॉइंट कॉस्ट माइनस वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो वही उसने किया। तो ये 3 तरीके हो गए जी। चौथा तरीका, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट। अब उसने कहा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारी टोटल बाय प्रोडक्ट की थी 1000। तो अब पूरी की पूरी 1000 को लेस कर दो कॉस्ट में से, तो ये प्रॉफिट आ गया। तो ये 4 तरीके हैं बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग के। इनके नाम आपने याद रखने हैं और इस इलस्ट्रेशन को आपने देख लेना है। पहला तरीका क्या था कि बाय प्रोडक्ट को एज अ रेवेन्यू ट्रीट किया। दूसरे में हमने उसे सेपरेट इनकम, अदर इनकम के तौर पे ट्रीट किया। तीसरे में हमने उसे प्रोडक्शन कॉस्ट को, उसका रेवेन्यू सेल्स इनकम को प्रोडक्शन कॉस्ट में से लेस किया। और चौथे में हमने उसकी पूरी एनआरवी को प्रोडक्शन कॉस्ट से लेस किया। तो ये 4 पॉसिबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं। प्रैक्टिकली हम इनमें से एक कर रहे होते हैं, और जिस पॉलिसी को चूज करते हैं फिर हम हर साल उसी पॉलिसी के तहत उसकी अकाउंटिंग करते हैं, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। कैप्लान की तो मैंने सारी अंडरस्टैंडिंग्स करवाई थी। कैप्लान की तो मेरा ख्याल है रहनी नहीं चाहिए। मैं फिर भी देख लेता हूँ कि क्या है।
जी ये वही है, ये जो अभी हमने किया है ये उसी से रिलेटेड है। रिक्वायरमेंट देखें, व्हाट वुड बी द कॉस्ट पर टन ऑफ एम मोनूमेंट्स एंड ग्रेनाइट स्लैब अज्यूमिंग दैट द ग्रिट इज अकाउंटेड फॉर एज अदर इनकम। यानी आपने अदर इनकम बनाना है, तो अभी हमने अदर इनकम का फॉर्मेट पढ़ा है ना, ये सेम वही है। सेकंड में कहता है व्हाट वुड बी द कॉस्ट पर टन ऑफ मोनूमेंट्स एंड ग्रेनाइट स्लैब अज्यूमिंग दैट द ग्रिट इज accounted as by product revenue deducted from the main product cost। यानी जो बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू आया, जैसे अभी 700 आया था तो वो रेवेन्यू था, 700 को मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से लेस किया, तो ये उसी का कॉपी क्वेश्चन है। इसको आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि इसमें आपकी जो कॉस्ट है क्वीरी, कटिंग, मोनूमेंट्स, ग्रेनाइट स्लैब और ग्रिट, ये कॉस्ट इंकर हुई है और ये टन्स है, और ग्रिट को बाय प्रोडक्ट के तौर पे ले रहा है, क्योंकि देखो बाकी सारी कॉस्ट लाखों में है और ये सिर्फ 10,000 है। तो ये उसने और खुद ही बता भी दिया कि जो ग्रिट है वो क्या है, एज अ बाय प्रोडक्ट उसकी इनकम को अदर इनकम में लेना है। तो ये उसी का कॉपी क्वेश्चन ही है, तो आप इसको खुद से ट्राई करें, अब हो जाएगा। अगर पहले नहीं हुआ था अब हो जाएगा। मैं आपको यहाँ से इसका वैसे थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9 4 जी। तो ये उसकी जॉइंट कॉस्ट थी, उसने तीनों कॉस्ट को टोटल किया, क्वेरी, कटिंग, दो सी सॉरी, और यूनिट्स थे 30,000 60,000, ये उसने यूनिट्स लिए। और यहाँ पे ये उसने पहले पार्ट को सॉल्व किया कि जो ग्रिड की कॉस्ट है उसको उसने अदर इनकम के तौर पे लेना है, और दूसरे में उसने कह दिया है कि वो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस करेगा। तो जो आपकी कॉस्ट थी उसमें से वो उसे माइनस करेगा। जी, और किसी का कोई सवाल? जी किट हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। इन चीजों को आपने याद भी रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7। ओके जी, ये है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7। A company operates a manufacturing process which produces joint products A and B and byproduct C। अब देखिए उसने खुद ही बता दिया कि बाय प्रोडक्ट कौन सी है, C। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड टोटल 272,926 incurred in the manufacture of प्रोडक्ट A इतने kg, B इतने, C इतने, और सेलिंग प्राइस भी दी हुई है तीनों की। Product B requires further processing after separation from the other two products. This cost total इतना। तो प्रोडक्ट B को फर्दर प्रोसेसिंग पे भी लेके जाना है और उसकी कॉस्ट इतनी है। प्रोडक्ट C also requires further processing to make it saleable and this cost is 0.4 per kg. Calculate the total profit earned by product A and B in the period using the NRV income to apportion the joint cost. Assume that the byproduct are deducted from the manufacturing cost। ठीक है, ये मैं आपको इधर कर देता हूं जी। A, B और C,
हमें एनआरवी मेथड के तहत लेके चलना है इसे। तो एनआरवी ए, बी और सी की देखते हैं। सेलिंग प्राइस जो है वो ए की 6.1 है और ए ने फर्दर प्रोसेस होना ही नहीं है, तो इसकी एनआरवी 6.1 बनी। जो बी है, बी बिक रहा है 7.5 का, लेकिन बी जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग में जाता है। जब वो फर्दर प्रोसेसिंग में जाता है तो बी पे जो कॉस्ट लगती है वो लगती है 201,930 और बी के यूनिट्स हैं 53,200। तो डिवाइड कर दें 53,200 से, तो पर यूनिट कितनी आई? 3.795। तो मैं इसे 3.8 लिख रहा हूं, 3.8। तो ये इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बन गई। तो जब मैं 7.5 में से 3.8 लेस करूंगा तो 3.7 बची एनआरवी। इसी तरह जब प्रोडक्ट सी बिक रही है 1.2 की और सी पे भी फर्दर प्रोसेसिंग चाहिए, तो वो 0.4 पर केजी उस पे कॉस्ट आ रही है। तो 1.2 माइनस 0.4, तो 0.8 एनआरवी बची। अब इसकी एनआरवी कितनी बनेगी, इसकी कितनी बनेगी, ए और बी की? 16,000 और 53,200, ये 16,000 है और ये 53,200 है। तो यहां से टोटल एनआरवी बना लेते हैं। अच्छा, सी को तो हमने कॉस्ट एलोकेट नहीं करनी, क्योंकि उसने क्या लिखा हुआ था? Calculate the total profit earned by product A and B in the period using the NRV basis to apportion the joint cost. Assume that the byproduct costs are deducted from manufacturing cost. कि जो बाय प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो हमने डिडक्ट करनी है। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट जो है वो हमने इसकी बना लेनी है और इसकी एनआरवी जो है, इन दोनों का टोटल कितना बनेगा? 196,840। तो ये टोटल एनआरवी आई 294,440। जी बताइए, यहां तक किसी को कोई इशू? हमने एनआरवी क्यों कैलकुलेट की? क्योंकि उसने कहा है कि एनआरवी की बेसिस पे इसको कैलकुलेट करना है। और एनआरवी कैसे होती है? सेल प्राइस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। उसने हमें ए बी सी तीनों की सेल प्राइस दी हुई थी। ए ने फर्दर प्रोसेस नहीं होना, बी ने फर्दर प्रोसेस होना है, उसकी उसने टोटल कॉस्ट दी हुई थी, उसे मैंने पर केजी कॉस्ट में कन्वर्ट किया। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल केजीज ऑफ बी, तो वो 3.8 बना। और सी की उसने ऑलरेडी पर केजी दी हुई थी। हेलो जी बात कर रहे हैं।
जी, एनआरवी तक सारे पॉइंट क्लियर है। अब हमने निकालना है टोटल प्रॉफिट, लेकिन जो प्रोडक्ट सी की एनआरवी है ना, वो हमने कॉस्ट में से लेस करनी है। अब प्रोडक्ट सी की एनआरवी बनेगी कितनी? प्रोडक्ट सी के जो यूनिट्स हैं वो क्वेश्चन में बताए हुए हैं 2770, 2770। तो इसकी जो एनआरवी बनेगी 0.8 इंटू 2770, दिस विल बी 2216। अब हमारे प्रोसेस की जॉइंट कॉस्ट है कितनी, वो देख लेते हैं क्वेश्चन से। इस प्रोसेस पे जो जॉइंट कॉस्ट इंकर हुई है वो हुई है 272,926, 272,926। उसमें से ये 2216 लेस करें तो ये बाकी की कॉस्ट बनी जो ए और बी में अपोर्शन करनी है। तो ये बना जी 270,710। अब इसको हमने अपोर्शन करना है ए और बी में। तो पहले ए का शेयर निकालते हैं। 270,710 डिवाइडेड बाय टोटल एनआरवी 29,440 और मल्टीप्लाई कर दें ए की एनआरवी, और ए की एनआरवी है 97,600। 29,440, तो ये बना जी 89,734। इसी तरह बी की कॉस्ट फाइंड करते हैं। 270,710 डिवाइडेड बाय 29,440 मल्टीप्लाइड बाय बी की एनआरवी। बी की एनआरवी है 196,840। 270,710 डिवाइडेड बाय 294,440 मल्टीप्लाइड बाय 196,840। तो ये आया 180,976 और इन दोनों का सम वही होगा 270,710। अब हमने बताना तो मेरा ख्याल है प्रॉफिट है, हमने प्रॉफिट बताना है। रिक्वायर्ड क्या था? कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट आपके सामने ये आ गई है और रेवेन्यू आपके सामने जो है वो इनका प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट, प्रोडक्ट ए का रेवेन्यू है 97,600 माइनस 89,734, 97,600 माइनस 89,734। तो ये इसका रेवेन्यू बन गया जी 7,866। प्रोडक्ट बी रेवेन्यू है 189,7, नहीं सॉरी, इसका रेवेन्यू है 196,840 माइनस कॉस्ट 189,766, 196,840 माइनस 189,766। तो ये बना जी 15,864। और इन दोनों का टोटल अगर कर लें तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का? प्लस 7,866, 23,730। तो ये इसका आंसर होगा जी टोटल प्रॉफिट का। प्रोडक्ट ए का बताना हो तो 7,866, बी का बताना हो तो 15,864। देखो किया क्या, सवाल के मुताबिक हमने सारा कुछ किया है। क्वेश्चन कहता है कि 3 प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी, सी से आने वाला जो पैसा है उसे प्रोडक्ट कॉस्ट में से लेस करना है। तो वो जॉइंट कॉस्ट में से लेस किया और एनआरवी कैलकुलेट हुई, क्योंकि एनआरवी की बेस पे हमने ये काम करना था। तो
तो एनआरवी बनाई और प्रोडक्ट ए और बी का रेवेन्यू आ गया। मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ क्योंकि हम सोल्यूशन के करीब ही खड़े हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7, 5, 6 एंड 7। ये देखें जी, उसने सबसे पहले, अच्छा उसने और मेरी कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी फर्क हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। उसने पहले सी की एनआरवी बनाई 0.8, मैंने भी 0.8 बनाई है। फिर उसने उसे 2770 से ज़रब दी तो 2,70,710 आया। तो ये मेरा भी वही आया जी आंसर, 2,70,710, ये वाला। उसके बाद उसने एनआरवी कैलकुलेट की, एक की 97,600 आई और एक की 1,97,070। अच्छा यहाँ राउंडिंग हुई है, राउंडिंग कहाँ हुई थी, यहाँ पे मैंने 3.8 लिखा है, उसने पूरी फिगर के साथ कैलकुलेट किया है, इस वजह से यहाँ पे राउंडिंग का डिफरेंस आया है। उसका 197 बन रहा है और मेरा जो है वो 196 है। तो अगर हम पूरी फिगर लेते तो फिर हमारा आंसर एग्जैक्ट सेम आना था। ठीक है, तो ये राउंडिंग की वजह से मैंने 3.8 कर दिया था, ये बेसिकली था 3.7956 इस तरह था कुछ। तो इसने पूरी फिगर ली है, इस वजह से वो ये आया। और ये देखें, ये प्रॉफिट है और दोनों का प्रॉफिट 23,960 है और हमारा राउंडिंग की वजह से थोड़ा सा फर्क होगा। हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो 23,730 है। तो ये राउंडिंग की वजह से ये डिफरेंस आया है, अदरवाइज तरीका हमारा उसके साथ टैली है। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया कि एनआरवी बनानी सबसे पहले, फिर जो बाय प्रोडक्ट की एनआरवी है उसे कॉस्ट में से लेस करना है। क्यों लेस किया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ था कि जॉइंट कॉस्ट में से वो लेस करना है। जी बता दें, ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7 क्लियर है? जी उस दिन हमने जॉइंट और बाय का कॉन्सेप्ट दिया था ना, और आपको मैंने कहा था कि सवाल आपने करने हैं, तो आपने पूछा ही आज है इसलिए आज करवा दिए, वरना मैं आज आते ही नया टॉपिक शुरू कर लेता ना। मैंने इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे याद था कि मैंने आपके एंड पे कुछ सवाल छोड़े हैं, तो अगर आपका कोई इशू है तो वो कर ले। तो इसलिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं ना, किताब देखी उन्होंने तो उन्होंने आज पूछ लिया। जी 5 मिनट की ब्रेक कर लें और दोबारा एक दफा देख लें कि कोई और सवाल तो नहीं रहता इस टॉपिक में से। 2216 कहाँ से आ गया, ये देख लेते हैं। जी ये 2216 कहाँ से आया यार, ये यही है सी की जॉइंट एनआरबी 0.8 इंटू 277। जी ब्रेक कर लें 5 मिनट की और इसी दौरान देख लें कि कोई और सवाल है। तो मोहसिन मैंने बता दिया आपका आंसर 2217 कैसे आया, आपके स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। प्रोडक्ट सी की एनआरबी 0.8 है और ज़रब कर दी प्रोडक्ट सी के केजी से। ये पार्ट सी हम कर रहे हैं, 40% इसकी सिलेबस की वेटेज थी। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग ये पहला टॉपिक था, फिर जॉब बैच सर्विस कॉस्टिंग दूसरा टॉपिक था, तीसरा टॉपिक इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग था और फिर चौथी चीज़ इसमें जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स थे। तो ये हमने सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप हमने कर लिया है। 40% ऑफ द सिलेबस जो है वो इनमें से है, तो हमने इस पर काफ़ी टाइम लगाया है। और अब हमारा जो मेन एरिया एक रहता है दैट इज़ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। 20% इसकी सिलेबस में वेटेज है, इसके MCQs भी बड़े आते हैं और बड़ा आसान टॉपिक है ये, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें से 20 आउट ऑफ 20 लिए जा सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। सिर्फ आपको करना ये होगा कि इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टॉपिक की जितनी भी क्लासेस होंगी ना, ये मिस नहीं करनी। कोशिश करें कि रेगुलर टाइम पे क्लास अटेंड करें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जितनी भी होंगी।
और अगर कोई कभी किसी मजबूरी की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाता तो वो ऐसा करे कि एटलीस्ट रिकॉर्डिंग ज़रूर सुने। तो अब हमारा मेन टॉपिक एक ही रह गया है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और इसके अंदर हमें ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। इसको इसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और इसकी टोटल वेटेज 20% है, जबकि बुक के अकॉर्डिंगली ये एक ही चैप्टर है सारा। और अगर मैं प्रीवियस सिलेबस की बात करूं तो जो पिछला ग्रिड था बी पार्ट, वो भी 20% वेटेज था। उसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स आते हैं, और उससे पिछला ग्रिड जो है वो भी 20% वेटेज थी। उसकी कॉस्ट क्लासिफिकेशन वगैरह हम कर चुके हैं, और सिर्फ ये थ्योरेटिकल एरिया रहता है, जिसमें से ये पार्ट 2 जो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डाटा इंफॉर्मेशन और सोर्सेज ऑफ डाटा, ये थ्योरेटिकल एरिया है, ये हमारा कवर करने वाला रहता है। बाकी हम ये 1 वाला एरिया कवर कर चुके हैं, कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाला, और ये 4th वाला ये भी एरिया हम कवर कर चुके हैं। 5th वाला कॉस्ट बिहेवियर भी कवर कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन और ग्राफ भी हमने पढ़ लिया। तो अब हमारा जो सिलेबस है वो सिर्फ मेन एक ही चीज़ रह गई है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि 20% वेटेज रखता है। अगर आपका प्रीवियस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई सर। टैक्स अथॉरिटी वाले डेफर्ड टैक्स भी रखते हैं तो सर्विसेज पेरिशेबल नहीं हुई ना? ये आपने वैसे बड़ा अजीब सा सिनेरियो लिंक किया है। डेफर्ड टैक्स जो है वो एक और चीज है, वो IAS 12 है, और डेफर्ड टैक्स सर्विसेज नहीं है। डेफर्ड टैक्स या लाइबिलिटी होता है या एसेट होता है, तो सर्विसेज नहीं है। वैसे भी FBR आपको कोई सर्विसेज नहीं देता। FBR एक कलेक्शन की एजेंसी है, यानी जिसने स्टेट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करना है। तो आप इसको टैक्स के साथ लिंक ना करें। FBR आपको कोई सर्विसेज नहीं दे रहा, ठीक है। और वैसे भी डेफर्ड टैक्स या एसेट होता है या लाइबिलिटी होता है। सर्विसेज की एग्जांपल ये थी कि आपने इस दफ़ा फ़ी दी है, तो मैं आपको इस दफ़ा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपने ICMA को फ़ी पे की है। आपने अगली दफ़ा पढ़ना है तो अगली दफ़ा की दोबारा फ़ी देनी पड़ेगी। सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, आपने ये पेन बाय किया, आप इसको जितने मर्जी साल संभाल के रख लें, ये काफ़ी साल चल जाएगा, ये स्टोर हो सकता है। इसी तरह डॉक्टर की ट्रीटमेंट आपने कराई है, सपोज करें दांत में दर्द था, तो आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट ली, डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट दे दी। अब वो जैसी ट्रीटमेंट मिली है वो खत्म हो गई, और आप इस ट्रीटमेंट को स्टोर नहीं कर सकते कि अगली दफा जब दोबारा दांत में दर्द होगी तो इसी ट्रीटमेंट से फायदा ले लूंगा। आपको दोबारा चेक कराना पड़ेगा, दोबारा ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। जी, ये जिसने सवाल पूछा था टैक्स वाला, डेफर्ड टैक्स वाला, उसको मैंने जवाब दे दिया है। आपको क्लियर हो गया जी? न्यूमेरिक असेसमेंट क्वेश्चन जो है उसका कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन आम तौर पर जो न्यूमेरिक असेसमेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं रिपीट कर देता हूँ। समटाइम्स CGS का सवाल आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड्स, तो वो कॉस्ट बनाने को CGS कहते हैं, उसका सवाल आ जाता है। कभी कभी
ओवरहेड्स की एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट का भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। समटाइम लेबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो तीसरी पॉसिबिलिटी, लेबर में वही ग्रॉस वेजेस वगैरह फाइंड करनी। फिर मार्जिनल अब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। प्रोसेस कॉस्टिंग की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट अक्सर हर स्टूडेंट को आई होती है, लॉन्ग क्वेश्चन। वेरिएंस का क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो 5-6 टॉपिक बनते हैं, लेकिन आपको आने हैं 3। अब हर स्टूडेंट को वो 3 सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हो सकता है सीपीआर हर एक को आ जाए, लेकिन लेबर वाला क्वेश्चन हर एक को लॉन्ग में ना आए। कुछ लोगों को ओवरहेड का आ जाए, कुछ को लेबर का आ जाए, और हो सकता है वेरिएंस का क्वेश्चन भी सबको ना आए। तो हमने, इसलिए मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं ना, मैंने हर टॉपिक लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के एंगल से पढ़ाया है कि एग्जामिनर स्टूडेंट को आता हो। तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि इनमें से ही हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आना है, लेकिन पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी। लेबर से आ सकता है, सीजीएस से आ सकता है, ओवरहेड के चैप्टर आ सकता है, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, प्रोसेस कॉस्टिंग से आ सकता है, और वेरिएंस एनालिसिस से आ सकता है। जॉइंट कॉस्टिंग से लॉन्ग क्वेश्चन बनाने को तो बन सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो प्रीवियस स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, होता ये है कि जब बच्चा पेपर दे के आता है ना, तो मैं बच्चे का एक इंटरव्यू करता हूँ पेपर देने के बाद। मैं उसको बैठा लेता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ बेटा क्या क्या आया था आज। तो मैं उसको जो उसके माइंड में बातें होती हैं ना, वो मैं पिक कर लेता हूँ, मैंने उन्हें नोट कर लेना होता है। तो ये मैं आपको सारा अपना पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो पास्ट एक्सपीरियंस में जो नॉर्मली सवाल देखे गए हैं वो ये हैं, लेकिन जॉइंट कॉस्टिंग से आ सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसीलिए मैंने तो हर चीज की पॉसिबिलिटी जहन में रख के ना आपको हर चीज का लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन हर तरह से कराया, और वो इसीलिए करवाया है कि आपने उसे 100% तैयार करना है। आपने बेटा कभी भी सिलेक्टिव स्टडी में नहीं जाना कि इसका लॉन्ग नहीं आता तो मैंने इसके लॉन्ग नहीं करने। अक्सर बच्चे ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। आपको जितना पढ़ा रहा हूं ना, आपने उतना उसी तरीके से पढ़ना है, और आपने तैयारी करके पेपर में पहुंच जाना है, आपको पेपर आता होगा। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा कि थ्योरी के लिए दोनों टेक्स्ट बुक यूज करें। बेटा इतना टाइम स्टूडेंट के पास नॉर्मली होता नहीं है, तो आप ऐसा करें कि थ्योरी के लिए ना एक बुक यूज करें, और वो कैप्लान काफी है। हाँ, आप न्यूमेरिक करना चाहते हैं तो आप बीपीपी की टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिक भी कर लें, लेकिन थ्योरेटिकली पढ़ने में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो आप उसको एटलीस्ट एक बुक से करें, जिसको मर्जी। कुछ लोगों को कैप्लान से अच्छी समझ आती है, वो कैप्लान पढ़े। अगर किसी को बीपीपी से अच्छी समझ आती है तो वो बीपीपी पढ़ ले, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आप जर्नल भी पढ़ सकते हैं, लाइक गूगल से सर्च कर लिया, किसी और बुक से देख लिया, तो वो भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अभी आप वॉन्डरिंग ना करें, खुद से ना ढूंढे चीजें। आप एक चीज रेडीमेड मिली हुई है उसको पढ़ लें बस। तो कैप्लान काफी है, एक से ही पढ़ लें तो ठीक है। जी, जिस मर्जी एक बुक से पढ़ लें वो ठीक है, कोई इशू नहीं है, दोनों से पढ़ना जरूरी नहीं है। अच्छा, आपको मैं एक अपना बता देता हूँ कि मैं भी जिस दौर में मैंने आईसीएमए किया, उस वक्त ना ये इस तरह रेडीमेड बुक्स नहीं होती थी कि पूरा सिलेबस आपको बुक से मिल जाए। तो हम कोर्स आउटलाइन देखते थे, और कोर्स आउटलाइन के आखिर पे ना 6-7 रिकमेंडेड बुक्स लिखी होती थी। तो हमारे कुछ टॉपिक्स एक बुक में अच्छे होते थे, कुछ टॉपिक्स दूसरे बुक में अच्छे होते थे। तो हम करते ये थे कि हमें जो टॉपिक जिस बुक से समझ आया ना, हमने उसको थॉरोली पढ़ लेना है, उसके असेसमेंट कर लेनी है, और दूसरी बुक से सिर्फ उसके न्यूमेरिक करने हैं। तो हमें हर पेपर के लिए 3-4 बुक्स पढ़नी पड़ती थी, डिफरेंट चैप्टर्स। तो
अब होता ये था कि जब तैयारी बंदा करता है पेपर को जेहन में रख के, तो पेपर के लिए उतना पढ़ता है कि जितना पेपर में हमारे काम आना है। लेकिन जब किताबें पढ़ते थे ना, तो कुछ ऐसे टॉपिक होते थे जो दूसरी बुक में अच्छे होते थे, तो उन किताबों को मैं तब पढ़ता था जो पेपर के बाद फ्री डेज थे ना। जैसे पेपर दे देते हैं आप, तो पेपर तो दे दिया, अब रिजल्ट आने में और पेपर में उस वक्त होता था तकरीबन 45 डेज का मार्जिन, क्योंकि हमने रिटर्न स्कीम में पास किया हुआ है ये सारा। तो अब तो सीबी है, अब 15 दिन का मार्जिन है। तो उस वक्त 45 डेज में से 1 मंथ ऑलमोस्ट फ्री होता था। तो वो जो 1 मंथ है, उसमें मैं अदर बुक्स पढ़ता था कि पेपर तो दे दिया है, पेपर की तैयारी की थी फलां बुक से, अब मैं यही टॉपिक किसी दूसरी बुक से पढ़ता हूँ। तो वो जो पेपर देने के बाद किताब पढ़ने का मजा है ना, वो एक अपना ही मजा है, उसमें लर्निंग होती है। पहले जो आप पढ़ रहे हैं वो आप पेपर की टेंशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने उस वक्त से लेके आज तक ये रूल बनाया कि बच्चे को जब भी पढ़ाना है ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पढ़ाना ही है, लेकिन उसको पढ़ाना ऐसे है कि उसको वो चीज पक्की पक्की याद हो जाए। तो कोशिश मैं सिर्फ करता हूँ कि मैं आपको जो भी चीज़ बताऊँ वो उस तरीके से बताऊँ कि आपको फौरन उसको 100% ऑब्जॉर्व कर लें, अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं। जो स्टूडेंट डेली डेली रिवाइज करते आ रहे हैं ना, उनको मेरी बात सच लगेगी। और जिन्होंने पेंडिंग किया हुआ है कि मैं आखिरी दिन में जाके ऐसा पढ़ूंगा कि जो कोई पढ़ ही ना सका होगा, तो इसलिए आप साथ साथ पढ़ें। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है, जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ICMA में, तो तब वाकई डाटा ढूंढना मुश्किल था, ना स्मार्टफोन थे, ना इंटरनेट इतना था, लैब में बैठ के काम करना पड़ता था। तो काफ़ी मुश्किल काम थे, इसलिए हम लाइब्रेरी में बैठ के ही पढ़ते थे किताबें लेके। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है सर आपका CMA कंप्लीट है। मैं तो समझ रहा था कि आपने FCMA स्पेशलाइजेशन की है। जी बेटा, बिल्कुल मेरा CMA कंप्लीट है, और 2011 में मैंने क्वालिफाई किया था, फिर मैं एसोसिएट मेंबर बना, और 2017 में मैं फेलो मेंबर बन गया। वो जो ACMA के 5 साल बाद फेलोशिप मिलती है ना, ये वो है। ये जो मेरे नाम के साथ आपको FCMA लिखा नजर आ रहा है, दिस इज फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये आपके सब्जेक्ट वाला FCMA नहीं है। और ये डिस्प्ले के बारे में बताऊं, कौन सा डिस्प्ले, ये जो आपको वेबसाइट पे नजर आ रही है चीजें? अच्छा, मैंने कितने सालों में किया? मैंने जी 5 साल में इसको कंप्लीट किया था। मैंने BA के बाद स्टार्ट किया था। BA समझते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो मैं ग्रेजुएशन जो है वो मेरी BA है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो मैंने इसको BA के बाद स्टार्ट किया। उस वक्त ICMA होता भी ग्रेजुएशन के बाद ही था, 3 इयर्स इसका ड्यूरेशन था। तो मैंने इसको 5 इयर्स में कंप्लीट किया है, और इन 5 इयर्स में मैंने 4 साल जॉब भी की है। यानी मैं जॉब के साथ पढ़ता रहा हूँ। सिर्फ पहले 2 सेमेस्टर मैंने फुल टाइम स्टूडेंट के तौर पे पढ़ा था, और उसके बाद मैंने थर्ड सेमेस्टर से जॉब स्टार्ट कर ली थी, जिसको आप अभी मैनेजेरियल लेवल 1 कह रहे हैं। तो आप समझे कि मैनेजेरियल लेवल 1 में जब मैं आया, OL1 OL2 करने के बाद मैनेजेरियल 1 में आके मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, और फिर मैं जॉब के साथ साथ पढ़ता रहा। तो टोटल मुझे 5 इयर्स ड्यूरेशन इसमें लगा था जी ICMA को कंप्लीट करने में। और मैं आया भी ग्रेजुएशन के बाद था। मुझे अकाउंटिंग की ABC कुछ भी नहीं पता थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई, लेकिन किताबें पढ़ पढ़ के ही सीख लिया सब कुछ।
जी जी आसिम, वेल डन। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप भी बीए के बाद आए हैं, आपको समझ आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आ जाता है किसी भी इंसान के माइंड में ऐसी कोई चीज़ अल्लाह ताला ने कमी नहीं दी कि कोई इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। बस एक चीज़ है कि आपको उसका एहसास हो जाए। तो मैं जब अपने साथ वाले दोस्तों को देखता हूँ जो मेरे साथ पढ़े हैं शुरू से लेके अब तक, तो वो उतना आगे नहीं जा सके जितना मैं इस क्वालिफिकेशन की वजह से पहुंच गया हूं। तो आप भी इंशाल्लाह आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। यहाँ पे वही लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं जिनको ये एहसास हो जाए ना कि मैं पहले अगर मेहनत नहीं कर सका तो मैं अब मेहनत करके अपने उन दोस्तों में शामिल हो जाऊंगा जिन्होंने मेडिकल या इंजीनियरिंग करके एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारना था। तो आप ये सिर्फ अकाउंटेंट बन के उनसे भी अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। और मैं उनमें से मतलब एक हूँ कि जिसको ये एहसास हुआ कि मैंने अगर एफएससी में बहुत अच्छे नंबर हासिल नहीं किए तो मुझे अब आगे पढ़ना चाहिए। तो आगे पढ़ने के लिए जो है मुझे क्या करना है कि मैं भी उन लोगों के साथ शामिल हो जाऊं जो अच्छी इंजीनियरिंग कर रहे थे या जो डॉक्टर बन रहे थे। तो मेरा लाइफस्टाइल भी ऐसा होना चाहिए। तो ये एक विल है, अगर आप में क्रिएट हो जाए तो इस क्वालिफिकेशन से अच्छी चीज कोई नहीं है। वो आपने अक्सर सुना होगा, गेट द लाइफ चेंजिंग क्वालिफिकेशन, यानी वो क्वालिफिकेशन है कि जो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो बहुत सारी ऐसी लाइव एग्जांपल्स मौजूद हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर जॉब करने के लिए एक्सपीरियंस लाजमी है। यानी वो मेरे से पूछ रहा है कि क्या जॉब करने के लिए एक्सपीरियंस लाजमी है। देखें, मोस्टली जब आप जॉब देखते हैं ना तो वो जॉब होती है एक्सपीरियंस लोगों के लिए। आपको ये करना है कि आपने वो जॉब ढूंढनी है जो फ्रेश हो। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक्सपीरियंस वाली जॉब पे अप्लाई करेंगे, आप आपको बुला भी लेंगे तो आपको कहेंगे आपका एक्सपीरियंस नहीं है। फिर आपके पास एक बहाना होगा कि यार जॉब का एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए नौकरी नहीं मिली। भाई नौकरी दोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ। जब मैंने 2008 में जॉब स्टार्ट की तो मेरे से ये सवाल पूछा गया कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको क्यों रखूं। मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप जॉब के लिए आए हैं। आपके ख्याल में, यानी उसने मेरे से पूछा कि आपके ख्याल में मैं आपको क्यों हायर करूं। तो वहां ना एक पेपर हुआ था, तो मैंने उसे पेपर दिखाया। मैंने कहा कि ये पेपर है, ये खाली है। मैंने एक पेन पकड़ा, तो मैंने कहा मैं इस पे जहां पे चाहूं मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसा चाहूं लिख सकता हूँ। अब वहां पे मैंने थोड़ी सी लाइनें लगाई। मैंने कहा कि अगर मैं इस पे अब इन लाइनों वाली जगह पे लिखना चाहूँ तो मैं कुछ नहीं लिख सकता। कहता आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा जी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं फ्रेश हूँ, मैं लाइक का वाइट पेज हूँ। आपको जैसा बंदा चाहिए आप मेरे जहन में ऐसी चीजें नक्श करते हैं। अगर मैं एक्सपीरियंस्ड होता तो हो सकता है कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मिसफिट होता, क्योंकि हो सकता है मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल बिहेवियर वाली ना होती। मेरे अंदर वही बिहेवियर मेरे दिमाग में बैठ जाता और मैं आपके पास आता, मैं आपके साथ आपके कल्चर में फिट ना हो सकता। तो इसलिए मैं जस्ट लाइक अ वाइट पेपर, आप जिस तरह का प्रोफेशनल मुझे बनाना चाहते हैं आप बना दें। तो उसको मेरा ये जवाब बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि आपने ज्वाइन कब से करना है। मैंने कहा बेशक कल से करा लें, क्योंकि मैं तो फ्री था। तो इसलिए आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढें जहां पे फ्रेश की रिक्वायरमेंट हो, या आपके पास फिर लॉजिक कोई ऐसी हो कि आप अगले बंदे को कन्विंस कर लें। क्योंकि जो प्रैक्टिकल काम है ना वो आपको आ जाएगा, वो कोई इतना मसला नहीं है।
जी बिल्कुल, मैंने 4 साल साथ साथ जॉब की है आईसीएमए के साथ ही। थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट था जब मैंने जॉब स्टार्ट कर ली। वैसे मेरा ये मशवरा है आपको कि जब तक आप अफोर्डेबल है ना, आप जॉब स्टार्ट ना करें। अगर आपके पेरेंट्स या आपका कोई ऐसा सोर्स है कि आप अपनी स्टडीज को सपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर आप पहले पढ़ लें। सारी उम्र जॉब ही करनी है बाद में, क्वालिफिकेशन लेट हो जाती है। यानी अगर मैं जॉब के बगैर करता तो मैंने विद इन 3 इयर्स कर लेना था। मैंने जॉब की ज़रूरत थी मुझे, तो मैंने जॉब की। जॉब के साथ साथ जब आपने पढ़ा तो फिर उस तरह से काम नहीं हो सका। तो इसलिए आपको रिकमेंडेशन ये है कि मैक्सिमम जितना आप बगैर जॉब के पढ़ सकते हैं ना, पढ़ लें। नॉर्मली होता ये है कि जब बच्चा पाकिस्तान में ग्रेजुएट या मास्टर के बाद मजीद पढ़ता है ना, तो पेरेंट्स कहते हैं अब तुमने पढ़े जाना है, अब हमने तुम पे ही पैसे लगाई जाने हैं। तो इसलिए ग्रेजुएशन और मास्टर वाले लोगों को ना जॉब करनी पड़ जाती है। लेकिन जो बच्चे एफएससी के बाद ज्वाइन करते हैं ना, जब से आईसीएमए एफएससी के बाद हुआ है, ये उन लोगों के लिए तो गोल्डन टाइम है। उनमें एनर्जी भी ज्यादा होती है, उनको पढ़ने की आदत होती है। वो आईसीएमए में आते हैं, वो पहली पहली अटेम्प्ट में 4 सालों में वो वैसे भी क्वालिफाई करके फारग कर देते हैं इसको। तो इसलिए वो लोग तो आसानी से पढ़ सकते हैं। जो ऑलरेडी बीकॉम या एमबीए के बाद आते हैं, उन बेचारों को थोड़ी सी बातें सुननी पड़ती हैं घर वालों से कि भाई अब तुम नहीं पढ़ी जाना है, तो उनको जॉब कर लेनी चाहिए अगर ऐसी बातें सुनने को मिले। अदरवाइज जब तक अफोर्ड कर सकते हैं तब तक आपने उसको पढ़ना है। एक बात सिंपल सी याद रखिएगा कि सीएम में ना कोई इम्पॉसिबल स्टोरी नहीं है। ये होने वाली चीज है। मैं खुद एक एग्जांपल तो आपके सामने हूँ, बाकी भी आपके टीचर जो आईसीएम में क्वालिफाइड है वो उन सब ने किया हुआ है। ये जो बातें हैं ना कि पास नहीं करते, ऐसा नहीं होता। आप खुद पेपर दिए होंगे जिसने, तो उसको पता है कि पेपर दे के पता चल जाता है कि मेरा पास होने वाला पेपर है कि फेल होने वाला। हाँ, ये बहाना जरूर होता है कि ये आईसीएम में मुश्किल है, पास तो होता ही नहीं है, बड़े थोड़े लोग पास होते हैं। तो ऐसे बहानों से बचना है। आपने अपनी मेहनत करनी है, पेपर देना है, और आपको अपनी असेसमेंट पता होगी ट्रू एंड फेयर कि आप पास हैं या फेल हैं। आप जिन्होंने पेपर अभी नहीं दिया वो अभी देंगे, तो उनको पता होगा कि यार ये होने वाली चीज है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो जो लोगों से आप कहानियां सुनते हैं ना, ये मुश्किल है, ये नहीं, उसकी वजह यही है कि लोग कंसिस्टेंट नहीं होते। आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करें, कोई मसला नहीं है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एमबीए एमकॉम इस तरह की क्वालिफिकेशन से ये मच बेटर है। आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे लोग कहते हैं नौकरियां नहीं है, और एक एसीएम में एफसीएम में आप समझे कि 2 से 3 जॉब कर सकता है अगर वो करना चाहे। लेकिन वो हम खुद नहीं करते कि चलो यार बस ठीक है, अब क्या पैसे ही कमाई जाने। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि क्वालिफाइड लोग अवेलेबल नहीं है, कम है। लोगों को अवेयरनेस नहीं थी जिसकी वजह से लोग ज्यादा आए नहीं। जी, फ्रेश स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं और रीजनेबल सैलरीज पे आपको जॉब मिल जाती हैं। और देखिए, सक्सेस के लिए ना 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सक्सेस ट्रायंगल कहता हूँ मैं उसको, ठीक है। सक्सेस ट्रायंगल: एक डिग्री, एक आपकी कंपनी, पहली कंपनी जहां पे आपको कैरियर के आगाज का मौका मिले। अगर वो कंपनी अच्छी है, आपकी डिग्री अच्छी है और आपकी अच्छी एफर्ट्स हैं, तो आपका करियर सक्सेसफुल है। तो आपकी डिग्री अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं है। पहली जॉब हमेशा वहां पे करें जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करें और अपनी फुल एफर्ट लगाएं, तो आपका करियर सक्सेसफुल, उसमें कोई मसला नहीं है। बाकी अच्छी की डेफिनेशन हर बंदे की डिफरेंट होती है। हो सकता है कोई बंदा अच्छी सैलरी 50,000 को कहता हो, कोई लाख को अच्छी सैलरी कहता हो। तो वो अच्छी की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। लेकिन आप
इन सिंपल वर्ड ये समझें कि आपका अपना गुजारा स्टार्टिंग में बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को फील होगा कि इस बंदे की वजह से हमें कोई फायदा हो रहा है, तो वो डेफिनेटली आपको उसका अच्छा पे करेंगे। जी ओके हो गया जी सब। कल से हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जी बाहर के मुल्कों में भी अच्छी डिमांड है, कोई शक नहीं है। डिमांड आपके नॉलेज की होनी है। देखो मैं एफसीएम में हूं ना, अगर मुझे पढ़ाना ना आए, मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो आपको मेरे क्या फायदा है। आप एक सिंपल सी बात याद रखिएगा कि आपकी वजह से अगर कोई बेनिफिट किसी को हो सकता है ना, दिस इज द वर्थ। तो अगर बाहर जाएंगे, आपको अक्सर लोग समझ लेते हैं कि एक डिग्री आ जाए ना तो शायद उस डिग्री की वजह से मुझे सब कुछ मिलेगा। आपका पर्सनल एटीट्यूड, आपका नॉलेज, स्किल्स, ये चीजें भी देखी जाती हैं डिग्री के साथ साथ। तो आप को मैंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि अगर मैं एफसीएम में हूँ तो मेरे एफसीएम का आपको कोई फायदा नहीं है अगर मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा। तो मुझे अपना काम आना चाहिए, तो जो भी काम आप करें वो काम अगर आपको आता है तो फिर कोई मसला नहीं। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो। चलिए ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो शुरू के मिनट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, तो टाइम पे क्लास में ज्वाइनिंग कीजिएगा।